सिल्क रोड, कठिन लेकिन रोचक यात्रा। आज दुनिया में तरह तरह की चीजें एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती हैं। ऐसा करना पहले की तुलना में आज न केवल आसान है बल्कि इसमें समय भी कम लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हवाई जहाज, सड़कें और बड़े बड़े कंटेनर शिप नहीं थे, तब दुनिया में व्यापार कैसे होता था? यानी दुनिया में सामान एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचता था? इसका उत्तर शायद हमें हमारी सिल्क रोड यानी रेशम मार्ग की इस यात्रा में मिल सकता है। सिल्क रोड के बारे में सुनते ही हमारी आंखों के सामने सामान से लदे ऊंटों या घोड़ों के काफिले दिखने लगते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये इससे कहीं ज्यादा है। इसमें सिर्फ व्यापार शामिल नहीं है, बल्कि राजनीति, संस्कृति, समाज, कला, साहित्य और धर्म जैसी चीजों का आदान प्रदान इसके माध्यम से होता था। उस जमाने में यह कठिन लेकिन रोचक यात्रा अपने आप में दुनिया का सबसे शानदार व्यापारिक मार्ग यानी ट्रेड रूट प्रदान करती थी। आइए डीडी न्यूज पॉडकास्ट के इस अंक में जानें दुनिया के सबसे पुराने व्यापारिक मार्ग सिल्क रोड के बारे में। In police room 619. Oh, because. सिल्क रोड क्या है? सिल्क रोड किसी सड़क का नाम नहीं है, बल्कि यह शब्द पिछले 1500 से अधिक सालों से व्यापारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रास्तों के एक नेटवर्क को कहा जाता है। जर्मनी के यात्री फर्डिनेंड वॉन रिchthofen ने पहली बार 1877 ईस्वी में यूरोप और पूर्वी एशिया के बीच सामान ले जाने वाले रास्ते के लिए रेशम मार्ग शब्द का प्रयोग किया था। इस रूट को रेशम मार्ग कहे जाने का कारण यह है कि इस रास्ते से सबसे ज्यादा रेशम का व्यापार होता था। सिल्क रोड प्राचीन काल और मध्यकाल में एक व्यापारिक मार्गों का जाल था, जिसके जरिए एशिया, यूरोप और अफ्रीका आपस में जुड़े हुए थे। इसका सबसे जाना माना हिस्सा चीन से होकर मिडिल एशिया होते हुए यूरोप में जाता था और उससे निकली एक शाखा भारत की ओर आती थी। रेशम मार्ग का जमीनी हिस्सा 6500 किलोमीटर लंबा था, जिसके जरिए अफ्रीका, मध्य एशिया, यूरोप, भारत, ईरान और चीन जैसे साम्राज्य आपस में जुड़े हुए थे। कहां से कहां तक फैला था सिल्क रोड? मोटे तौर पर पश्चिम में ये रूट कुस्तुनतुनिया यानी आज के इस्तांबुल और मिस्र के काहिरा से शुरू होकर बगदाद होते हुए समरकंद पहुंचता था, जहां से एक रूट ताशकंद होते हुए चीन के उरुमची और आगे शंघाई तक जाता, तो दूसरा रूट काशगर होते हुए काराकोरम श्रृंखला को पार कर भारत और तिब्बत को इससे जोड़ता था। इसके अलावा सिल्क रूट समुद्र में भी ऑपरेट होता था। दक्षिण चीन सागर, मलक्का स्ट्रीट, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, फारस की खाड़ी और लाल सागर में सिल्क रूट से व्यापार हुआ करता था, जिसके माध्यम से इसकी पहुंच पुर्तगाल से लेकर पूर्व में जापान और कोरिया तक थी। सिल्क रोड गोबी के रेगिस्तान और पामीर के पहाड़ सहित दुनिया के कुछ सबसे कठिन इलाकों से गुजरता था। इसके रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण सड़कें आमतौर पर खराब होती थीं और इन इलाकों में लुटेरे हर दम मौजूद रहते थे। इससे बचने के लिए व्यापारी लंबे कारवां में शामिल हो जाते थे। हालांकि ऐसे बहुत कम लोग थे जिन्होंने इस पूरे रास्ते की यात्रा की हो। सिल्क रूट से गुजरने वाले प्रमुख सामान। सिल्क रोड पर सबसे ज्यादा सिल्क यानी रेशम का व्यापार होता था। रेशम का उत्पादन 3000 ईसा पूर्व चीन में हुआ था। रेशम एक हल्का कपड़ा था जिसे अधिक से अधिक मात्रा में ऊंटों और घोड़ों पर लादकर लंबी दूरी की यात्राएं की जा सकती थी। अगला प्रसिद्ध सामान घोड़ों का व्यापार था, जिन्हें पहली बार 3700 ईसा पूर्व के आसपास मध्य एशिया के मैदानों में पालतू बनाया गया था।
भारत में घोड़ों की बेहद अधिक मांग थी, जो सिल्क रूट के माध्यम से ही भारत पहुंचते थे। कागज का आविष्कार चीन में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, जो बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ पहली बार पूरे एशिया में फैला। रेशम मार्ग से कागज पहले एशिया और फिर मध्य पूर्व होते हुए यूरोप और अफ्रीका पहुंचा। यूरोप में मसालों की मांग हमेशा रही। इसके लिए यूरोपीय व्यापारी रेशम मार्ग का प्रयोग करते थे। इनका प्रयोग भोजन और दवाई के रूप में किया जाता था। इसके अलावा रोम से कांच के बर्तन भी इसी मार्ग के द्वारा पहुंचे थे। चीन में 600 ईस्वी में बारूद के प्रयोग के सबूत मिलते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि बारूद को रेशम मार्ग से यूरोप तक निर्यात किया जाता था। यहाँ इसे 1300 ईस्वी के दशक में इंग्लैंड, फ्रांस और कई अन्य जगहों पर तोपों में उपयोग किया गया था। सिल्क रूट का इतिहास और संस्कृतियों का आदान प्रदान। मध्य यूरेशिया यानी रूस और एशिया का जुड़ा हुआ बीच का भाग प्राचीन काल से ही अपने घुड़सवारी और घुड़सवारी समुदायों के लिए जाना जाता है। यूरेशिया के इस इलाके में सिल्क रोड के शुरू होने से बहुत पहले से कई मार्ग मौजूद थे। सिल्क रोड की शुरुआत चीन के हान राजवंश द्वारा की गई। शायद पहली शताब्दी तक भारत और श्रीलंका के तटों पर बंदरगाहों के माध्यम से ये मार्ग रोम और मिस्र के बंदरगाहों सहित लाल सागर तक फैल गया था। 30वीं सदी ईसा पूर्व में मिस्र और रोम की विजय के तुरंत बाद चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, भारत, मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप के बीच लगातार व्यापार बढ़ता गया। इसके बाद भारत के साथ ग्रीक और रोमन का व्यापार भी लगातार बढ़ने लगा। सिल्क रोड और बौद्ध धर्म। सिल्क रोड के माध्यम से चीन में बौद्ध धर्म का प्रसार पहली शताब्दी ईस्वी में शुरू हुआ। इस समय के दौरान बौद्ध धर्म पूरे पूर्व और मध्य एशिया में फैलने लगा। महायान, थेरवाद और तिब्बती बौद्ध धर्म के 3 प्राथमिक रूप हैं, जो सिल्क रोड के माध्यम से पूरे एशिया में फैले हुए थे। जब मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और अपने साम्राज्य में इस धर्म को आधिकारिक दर्जा दे दिया, तो रेशम मार्ग पर लोगों के बीच इसे लेकर ज्ञान और भी बढ़ गया। 4वीं शताब्दी ईस्वी के बाद से चीनी तीर्थयात्रियों ने भी मूल बौद्ध धर्म ग्रंथों तक बेहतर पहुंच पाने के लिए भारत के सिल्क रोड पर यात्राएं की, जिसमें 395 से 414 ईस्वी के बीच फाहयान की भारत यात्रा और इसके बाद जुआनजेंग 629 ईस्वी और 644 ईस्वी में हायोजो की कोरिया से भारत की यात्रा शामिल है। 5वीं शताब्दी और 6वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान इस मार्ग पर व्यापारियों ने विशेष रूप से बौद्ध धर्म के प्रसार में एक बड़ी भूमिका निभाई। ये व्यापारी बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के संपर्क में आए। सिल्क रोड के किनारे बौद्ध मठों का निर्माण हुआ, जहां व्यापारियों को एक शहर से दूसरे शहर यात्रा करते हुए बौद्ध मठों में रहने के लिए जगह दी जाती थी। इसका परिणाम ये हुआ कि व्यापारियों ने यात्रा के दौरान विदेशी मुलाकातों में बौद्ध धर्म का प्रसार शुरू कर दिया। सिल्क रोड पर मार्को पोलो की यात्रा। सिल्क रोड ने सुदूर पूर्व की संस्कृति और भूगोल को बेहतर ढंग से समझने के इच्छुक खोजकर्ताओं के लिए मार्ग के साधन भी खोल दिए थे। वेनिस के प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो ने इटली से चीन तक यात्रा करने के लिए सिल्क रोड का उपयोग किया था, जो उस समय मंगोलियाई साम्राज्य के नियंत्रण में थी। मार्को पोलो ने कुलबई खान के दरबार की ओर यात्रा सिल्क रोड के समुद्री मार्ग से नहीं, बल्कि स्थलीय मार्गों से ऊंटों के सहारे की थी। वे मंगोलियाई सम्राट कुलबई खान के भव्य ग्रीष्मकालीन महल जनाडू पहुंचे, जहां उन्होंने शायद एक कर संग्रहकर्ता के रूप में काम करते हुए 24 साल बिताए।
1295 में जब मंगोलियाई साम्राज्य पतन की ओर बढ़ रहा था, उस समय फिर मार्को पोलो सिल्क रोड की यात्रा करते हुए वेनिस लौट आया। इस बार उनकी यात्रा सिल्क रोड के दूसरे छोर से शुरू हुई, जिसमें स्थलीय मार्ग के अलावा समुद्री मार्ग भी शामिल था। सिल्क रोड पर उनकी यात्राएं उनकी पुस्तक द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो का आधार बनी, जिसने यूरोपीय लोगों को एशियाई वाणिज्य और संस्कृति की बेहतर समझ दी। मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों के राजकुमार की उपाधि दी गई है। वेनिस की ओर अपनी वापसी में वो भारत से होता हुआ गुजरा, जिस पर उसका पड़ाव दक्षिण में स्थित कालीकट था। उस समय के भारत का वृतांत द बुक ऑफ सर मार्को पोलो के नाम से है, जो तत्कालीन भारत के आर्थिक इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें उसने काकतीय वंश की राजकुमारी रुद्राम देवी का उल्लेख किया है। मार्को पोलो द्वारा 13वीं सदी के अंत में पांड्य राज्य की यात्रा की गई थी। भारत और सिल्क रूट। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाया गया उत्तरापथ, जिसे आज ग्रांड ट्रक रोड कहा जाता है, बंगाल को तक्षशिला से जोड़ती थी, जहां से ये मार्ग सिल्क रोड से जुड़ता था। इसके माध्यम से भारत उस वैश्विक व्यवस्था से जुड़ा था जो यूरोप और अफ्रीका से बड़े स्तर पर एशिया के साथ सिल्क रोड के माध्यम से व्यापार करती थी। इस मार्ग से भारत व्यापारिक, सांस्कृतिक, कला, शिक्षा सहित वैश्विक दुनिया के एक अभिन्न अंग से जुड़ा रहा। सिल्क रोड का भारत के विकास में अभिन्न असर रहा है। पूर्वोत्तर में सिक्किम रेशम मार्ग का एक प्राचीन व्यापार स्थल था जो लहासा से जुड़ा हुआ था। यहाँ से इसकी पहुंच सीधे बंगाल के बंदरगाहों तक थी। भारत में प्राचीन रेशम मार्ग आज के समय 7 मुख्य राज्यों, जिनमें बिहार, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और वर्तमान उत्तराखंड को कवर करता था। इसमें कुल मिलाकर 12 मुख्य स्थल, जिनमें वैशाली, विक्रमशिला, कुशीनगर, श्रावस्ती, कौशाम्बी, अहिष्त्र, पंजाब, अरिकामेडु, कावेरीपट्टिनम, हरवान, बुरुदकोट और इंद्रप्रस्थ शामिल थे। आज ये सभी स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में हैं। सिल्क रोड ने भारत और अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि इसने विचारों, धर्मों और कलात्मक शैलियों के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान की। उदाहरण के लिए बौद्ध धर्म रेशम मार्ग के माध्यम से मध्य एशिया और चीन तक फैला। आज कई शहर और कस्बे जो कभी सिल्क रूट पर महत्वपूर्ण पड़ाव थे, उन्होंने अपना ऐतिहासिक महत्व बरकरार रखा है और दुनिया भर से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लद्दाख इस सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक और बेहतरीन उदाहरण है। लद्दाख का क्षेत्र भारत और मध्य एशिया के बीच रेशम मार्ग पर एक महत्वपूर्ण चौराहा था। रेशम मार्ग सिंधु घाटी के प्राचीन व्यापार मार्गों से होकर लद्दाख से होकर गुजरता था, जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया से जोड़ता था। लेह शहर रेशम मार्ग पर व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और आज लद्दाख में कई बौद्ध मठ और सांस्कृतिक स्थल पाए जा सकते हैं जो रेशम मार्ग से जुड़े थे। इसी तरह उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गरतांग गली सिल्क रूट के प्राचीन व्यापार मार्गों का एक हिस्सा थी। ये भारत और तिब्बत के बीच रेशम, मसाले, चाय और कीमती पत्थरों जैसी वस्तुओं के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग था। ये दर्रा अपने सामरिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। आज दुनिया में देशों की सीमाएं बदल गई हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सिल्क रोड का महत्व अभी भी बना हुआ है। सिल्क रूट आज भी किसी न किसी रूप में कुछ बदलावों के साथ बना हुआ है, फिर चाहे वो चीन की BRI योजना हो या हाल ही में भारत, UAE, सऊदी अरब और अमेरिका द्वारा नया व्यापारिक मार्ग के निर्माण की कवायद। ये व्यापारिक रास्ता आज भी वैश्विक व्यापार में अपना महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। अतुल शाह, DD न्यूज।